And today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. मोदी साहब इस वक्त भी डटे हुए नजर आते हैं और कैसे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूं और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा। दिविक जी, आपने देखा ही कि इंडिया ने एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बनाया है और फॉरेन लीडर्स के लिए बनाया गया है। G20 की मीटिंग्स होंगी जो The planned investment will include a new AMD campus in Bangalore, which will serve as AMD's largest R&D facility in the world. और जिस दिन ये ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस बनेगा तो समझे दुनिया में फिर उस दिन 2 यूएन है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी खुद की अर्थव्यवस्था सुधारने के बजाय दूसरे देश के अर्थव्यवस्था को ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन खुद के देश की जो इकोनॉमी है उसे सुधारने में ये कोई भी काम नहीं करते। हर टाइम ये बस इंडिया के ही पीछे पड़े रहते हैं, इंडिया क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन खुद के देश के लिए कुछ कर सके इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है। अब दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि उनके गवर्नमेंट के थर्ड टर्म में इंडिया की इकोनॉमी टॉप 3 देशों में आ जाएगी। अब इसी से पाकिस्तानी हैरान परेशान है। वो सोच रहे हैं कि ये इंडिया कैसे कर लेता है, इंडिया हमसे आगे कैसे चला गया। बस ये पाकिस्तानी यही सोचते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मोदी साहब इस वक्त भी डटे हुए नजर आते हैं और कैसे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने यानी सेकंड टेन्योर में इंडिया को नंबर 5 इकोनॉमी में लेके आया हूं और जो अभी मेरा थर्ड टेन्योर आएगा तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 3 में खड़ा होगा, यानी टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होगा। कैसे होगा और हम लोग क्या सोचते हैं, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन होगा, किसी न किसी पार्टी को हुकूमत मिलेगी, वो क्या सोचते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसी कोई बात की है? मोदी साहब कह रहे हैं कि ये, और बड़ा, मैं कहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है कि यार अगर वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, यानी हम उर्दू में कहते हैं यकीन करना पड़ेगा। आपकी हिंदी तो खैर बहुत अच्छी है, वैसे मैं जो कुछ अल्फाज मुझे समझ आते हैं, तो वो कहते हैं यकीन करें कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता, ना किया होता, तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कर दिखाया। वो कुछ लोग कहते हैं ना, उनके हिंदुस्तान के, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगी कि दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम IMF से निकलेंगे, हम अपने पांव पे खड़े होंगे। पर जो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं IT के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया, उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें जरूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है। यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है, अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों, उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सकें, जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें।
दिविक जी, आपने देखा ही कि इंडिया ने एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बनाया है और फॉरेन लीडर्स के लिए बनाया गया है। G20 की मीटिंग्स होंगी, जो फॉरेन लीडर आएँगे तो उनकी जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी तो वो उधर इस कॉम्प्लेक्स में होंगी। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियोज़ देखी इस कॉम्प्लेक्स की, बहुत ही खूबसूरत ये था और जिस तरह इसको डिज़ाइन किया गया, कितना खूबसूरत वे में डिज़ाइन किया गया और इंडिया इस यानी कि फॉरेन लीडर्स को इधर वेलकम करेगा। उसके बाद इसकी इनॉग्रेशन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही उम्दा स्पीच की इंडिया के हवाले से और कहा कि मैं आप लोगों से यानी कि ये वादा है मेरा, मोदी का वादा है, मोदी जी का वादा है, उनके लोगों से, इंडिया के लोगों से और वादा ये है कि 2024 के थर्ड टर्म में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थर्ड रैंक पर आ जाएगी। एक चीज जो मुझे और अच्छी लगी इसके अंदर जो मैंने सुनी कि इट विल वर्क एज G20 होस्ट समिट, ठीक है, वो इधर होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इधर होगी, ठीक है, उसका भी हेड ऑफिस, उसकी मीटिंग्स इधर होंगी। जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया की खुद की हैं, इंडिया की बनाई हुई है, वो इधर होंगी। फ्यूचर में इंडिया के बनाए हुए जो फोरम्स हैं, चाहे बायलैटरल फोरम्स हैं, ट्रायलैटरल फोरम्स हैं इंडिया का जैसे इंडिया पैसिफिक फोरम है जो 14 मुल्कों के साथ है, 14-15 मुल्कों के साथ, या बिम्स्टेक है, उनकी मीटिंग्स आपकी इधर होंगी, ठीक है, ब्रिक्स की मीटिंग भी आपकी इधर होगी। सबसे बड़ी बात जो वीडियो में नहीं कही गई लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है और हमें शायद फ्यूचर में मेरी ये प्रेडिक्शन सही होगी, ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस होगा ये। और जिस दिन ये ग्लोबल साउथ का हेड ऑफिस बनेगा तो समझे दुनिया में फिर उस दिन 2 यूएन है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में। तो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जी। अगर दिलीप जी यूएन यूनाइटेड स्टेट में होगा और एक यूएन जो है वो इंडिया में होगा तो इसका मतलब इंडिया जो है पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस रख रहा है ना। लोगों की नज़रें सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया के बिजनेस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के हर फील्ड पर, इंडिया के आईटी सेक्टर को कोई भी फील्ड हो जाए तो इंडिया की हर चीज़ पर नज़र रख के फॉरेनर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब अगर ये यूएन बन जाता है तो फिर इंडिया को होल्ड वेस्ट वाली जितनी भी खबरों पे, जितनी भी जो इंटरनेशनली जो स्टेप लिए जाते हैं उस पर है, तो फिर इंडिया का भी स्टेप होगा, इंडिया भी उस पर रूल करेगा। देखिए इंडिया आज भी रूल करता है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया को अपनी पोजीशन, अभी तक इंडिया की पोजीशन पावरफुल नहीं हुई है। पहले क्या होता है, आप अपने पैर जमाते हैं और पैर जमाने के बाद पैर फैलाते हैं। तो इंडिया अभी अपने पैर जमा रहा है। तो इन ये सारी चीजों से ना, ये पैर आपके जम जाएंगे ना, तो जम रहे हैं, अभी भी जम रहे हैं, डेली जो जो भी काम हो रहे हैं। जैसे राइस बैन कर दिया, राइस बैन करके यूरोप की डेलीगेशन इंडिया आ रही है, वहां से अफ्रीका से 30 मुल्कों ने डेलीगेशन भेज दिया, आसियान की डेलीगेशन आ गई है, हर कोई इंडिया के कदमों पे आ गया ना। अमेरिका कनाडा की भी डेलीगेशन अभी परसों पहुंचेगी इंडिया, यही चावलों के ऊपर बात करने के लिए। ये पैर गड़ाना होते हैं, तो ये गड़ाए जा रहे हैं, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन ये कि पैर फैलाने भी तो है। इंडिया ऑलरेडी लीडर है, ठीक है, तो उसको लीडर बनने की जरूरत नहीं है या मुल्कों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर है पहली मीटिंग इनकी जो हुई थी वो वर्चुअल हुई थी, जो जनवरी में थी। वर्चुअल मीटिंग से आप दुनिया के जियो पॉलिटिक्स को तो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे ना, आपको पूरा हेड ऑफिस चाहिए। ग्लोबल साउथ है तो पर ग्लोबल साउथ के नीचे और आपको नीचे सब्सिडरीज चाहिए। यूएन है तो यूएन के नीचे यूएनएससी है, यूएन एचआरसी है, तो यूएन वुमेन डेवलपमेंट है, तो पता नहीं यूएन के कितने यूएन पीस कीपिंग मिशन है। इंडिया के पास 120 मुल्क हैं और उस चीज को और ज्यादा मजबूत करना है, पक्का करना है। दुनिया में 206 मुल्क हैं, यूएन के अंदर 196 मुल्क हैं। तो अगर 196 में से 120 मुल्क इंडिया के पास आ जाते हैं तो काय का अमेरिका, काय का यूरोपियन यूनियन, क्या उनकी ताकत।